तो आइए हम लोग बढ़ते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की थर्ड एक्सरसाइज पे। लेकिन थर्ड एक्सरसाइज पे जाने से पहले हमको फिर से कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। उससे पहले जो बचे हुए दो एक्सरसाइज है वो अच्छे से प्रिपेयर कर लो, सारे फॉर्मूलाज वगैरह अच्छे से याद कर लो। तो गेटिंग बैक ऑन एक्सरसाइज थर्ड, हमको इसमें एक ये कॉन्सेप्ट पढ़ना है कि जब एक सॉलिड होता है कोई भी, उसको मेल्ट करके दूसरे शेप में रिकास्ट करते हैं तो उस वक्त पे कौन सा प्रॉपर्टी हम लोग यूज़ करेंगे। मान लो कि एक सिलेंडर था हमारे पास, है ना। अब अभी के लिए इमेजिन करते हैं कि ये सिलेंडर जो है ये वैक्स से बना हुआ है ना, वैक्स से बना हुआ है। फिर हम लोग क्या करते हैं, इस सिलेंडर को मेल्ट करते हैं, इस वैक्स को मेल्ट करते हैं और इसको एक नए शेप में ट्रांसफॉर्म करते हैं। सपोज कोन, है ना, कोन में ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो इस समय, इस दौरान जब हम लोग यहाँ पे सिलेंडर को मेल्ट करके कोन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा। समझो ये सिलेंडर था वैक्स से बना हुआ, है ना, इसको मैंने मेल्ट किया तो जितना वैक्स मुझे यहाँ से मेल्ट करने पे मिला उसी वैक्स का हमने कोन बनाया हुआ है ना, उसी वैक्स का हमने कोन बनाया हुआ है। मतलब यहाँ पे जो वॉल्यूम था वैक्स का उतने ही वॉल्यूम से कोन बना हुआ है ना। तो इसका ये मतलब हुआ कि इधर का जो वॉल्यूम होगा और इधर का जो वॉल्यूम होगा वो दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर मैंने सिलेंडर को मेल्ट करा है तो वहाँ पे जो वॉल्यूम का वैक्स मुझे मिला था उतने ही वॉल्यूम का मैंने यहाँ पे कोन तैयार किया है। तो जब भी एक बात याद रखो, एक ऑब्जेक्ट को मेल्ट करके दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया जाता है तो उस केसेस में हम लोग वॉल्यूम इक्वल मान के चलते हैं, हम लोग वॉल्यूम इक्वल मान के चलते हैं। हाँ, एरिया अलग अलग हो सकते हैं, दोनों के एरिया दोनों के अलग अलग हो सकते हैं, डायमेंशंस अलग अलग हो सकते हैं, दोनों के डायमेंशन मतलब रेडियस वगैरह सब अलग अलग हो सकता है, लेकिन वॉल्यूम एक बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पे मेल्ट करने से जो वैक्स मिला था उतने ही वैक्स का हमने ये ऑब्जेक्ट बनाया है। तो याद रखना कि एक चीज़ को ब्रेक करेंगे, मेल्ट करेंगे और दूसरे में रिकास्ट करेंगे तो उस दौरान बाकी सब तो चेंज हो जाएगा, बाकी सब का मतलब एरिया और डायमेंशन वगैरह चेंज हो जाएंगे, लेकिन वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। इसी पे बेस्ड है ये एक्सरसाइज, ठीक है। तो पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है एक्सरसाइज का। A metallic sphere of radius 4.2 is melted and recast into a shape of cylinder of radius 6 cm. Find the height of cylinder. तो यहाँ पे कह रहे हैं कि एक स्फीयर है, उसको मेल्ट करके सिलेंडर बनाया गया है ना। तो मैंने क्या बोला, किसी भी चीज़ को मेल्ट करके अगर दूसरे में रिकास्ट करेंगे तो वॉल्यूम वहाँ पे सेम हो जाएगा, है ना, खाली शेप ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे। तो सबसे पहले एक मेटालिक स्फीयर है जिसका रेडियस है 4.2। तो मैं यहाँ पे ऊपर लिखता हूँ सॉल्यूशन में फॉर स्फीयर, स्फीयर का रेडियस कितना है 4.2 सेंटीमीटर। उसके बाद उन लोगों ने बोला है फॉर सिलेंडर, रेडियस ऑफ सिलेंडर इज 6 सेंटीमीटर, है ना। इसके रेडियस को कैपिटल आर बोलते हैं। मैंने बोला था डायमेंशंस बदलेंगे, देखो रेडियस बदल चुका है। फाइंड हाइट बोला है, हाइट फाइंड करेंगे, लेकिन अगर हम लोग एक ऑब्जेक्ट को मेल्ट करके दूसरे में रिकास्ट करेंगे तो क्या सेम होगा, वॉल्यूम हमेशा सेम होगा, है ना। तो मैं लिखता हूँ स्फीयर इज melted and recast into a cylinder. Sphere is melted and recast into a cylinder. Therefore, volume of sphere is equal to वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या है, 4/3
पाई आर क्यू, स्मॉल आर कंसिडर किया स्फीयर को, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या है, पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच बोलते हैं क्योंकि उसके रेडियस को कैपिटल आर बोला है, दोनों तरफ पाया पाया तो सीधे सीधे कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 4/3 इंटू स्मॉल आर क्यू, स्मॉल आर कितना है 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2 इक्वल्स टू कैपिटल आर कितना है 6 इंटू 6, कैपिटल आर स्क्वायर था ना, इंटू एच तो हमें यहाँ पे ढूंढना है, इसको यहीं पे कैंसिल कर सकते हो, 3 1 ज़ा 3 पॉइंट वैसे ही 4 ज़ा 12, तो यहाँ पे क्या बचेगा 4 इंटू 1.4 इंटू 4.2 इंटू 4.2 है ना, अपॉन ये दोनों 6 को मैं यहाँ पे नीचे ला देता हूँ, तो वहाँ पे h अकेला रह जाएगा और h मिल जाएगा आसानी से, है ना। 6 के टेबल में 42 कब आता है 7 से आता है, लेकिन यहाँ पे पॉइंट होने की वजह से हम लोग क्या लिखेंगे 0.7, 6 1 ज़ा 6 0.7 ज़ा। अब बस सबको मल्टीप्लाई करना है, h मिल जाएगा, है ना। तो 4 इंटू 1.4 कितना होता है 5.6 हो जाता है, इंटू 0.7 इंटू 0.7 कितना हो जाएगा 0.49 हो जाएगा, इक्वल टू h। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है दोस्तों, 0.49 इंटू 5.6, 6 9 ज़ा 54, 6 4 ज़ा 24 प्लस 5 29, 6 0 ज़ा 0 2, है ना, एक ज़ीरो दे देंगे, 5 9 ज़ा 45, 5 4 ज़ा 20 प्लस 4 24, 5 0 0 2 रह जाएगा, यहाँ पे 4 रह जाएगा, 9 प्लस 5 14 हो जाएगा, 4 5 6 7 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, डेसिमल के बाद 3 है तो 3 अंदर आ जाएंगे, तो अपना आंसर जो है वो होगा 2.744 सेंटीमीटर है हाइट। तो आई होप समझा होगा। स्फीयर को मेल्ट करके सिलेंडर में रिकास्ट किया तो दोनों का वॉल्यूम सेम करके बेसिक तरीके से इसे सॉल्व कर दिया और हाइट हमने ढूंढ लिया, है ना। इसी की तरह एक और क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा गया है, मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 6 8 10, मतलब 3 अलग अलग स्फीयर्स हैं, है ना, रिस्पेक्टिवली आर मेल्टेड टू फॉर्म अ सिंगल सॉलिड स्फीयर। इन तीनों को मेल्ट करा है और एक ही बड़ा स्फीयर बनाया है, फाइंड द रेडियस ऑफ रिजल्टिंग स्फीयर। तो यहाँ पे भी क्या किया है, 3 अलग अलग स्फीयर्स को मेल्ट करके एक बड़ा सा स्फीयर बनाया है। तो मैंने क्या बोला, मेल्ट करके अगर दूसरे शेप में रिकास्ट करेंगे तो दोनों केसेस का वॉल्यूम एक होगा, है ना। तो मैं लिखता हूँ लेट रेडियस 1 कितना है पहले स्फीयर का 6 सेंटीमीटर, रेडियस 2 कितना है 8 सेंटीमीटर, रेडियस 3 कितना है 10 सेंटीमीटर, बी रेडियस ऑफ 3 मेटालिक स्फीयर्स। मैं लिखता हूँ लेट रेडियस ऑफ सिंगल सॉलिड स्फीयर बी कैपिटल आर। नाउ तीनों को मेल्ट करके एक स्फीयर बनाया है, मतलब वॉल्यूम कैसा होगा, इक्वल होगा। मैं लिखता हूँ वॉल्यूम ऑफ 3 स्फीयर्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिंगल स्फीयर, है ना। तीनों को मेल्ट करके एक स्फीयर बनाया है तो तीनों का वॉल्यूम उस एक स्फीयर के बराबर होगा, है ना। तो तीनों का वॉल्यूम कैसे लेंगे, स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब ना। तो यहाँ पे तीनों का वॉल्यूम लिखते समय लिखेंगे 4/3 पाई R1 क्यूब, 4/3 पाई R2 क्यूब, 3 है ना, 4/3 पाई R3 क्यूब इक्वल टू सिंगल स्फीयर का वॉल्यूम क्या होगा 4/3 पाई, उसके रेडियस को कैपिटल आर बोला है, कैपिटल आर क्यूब। तो यहाँ पे 4/3 पाई तीनों के पास है, 4/3 पाई कॉमन निकाल दो तो अंदर क्या बचेगा
R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब प्लस R3 क्यूब, इधर क्या है 4/3 पाई R क्यूब। तो ये 4/3 कॉमन निकालने के बाद दोनों तरफ कैंसिल होगा, पाई पाई दोनों तरफ कैंसिल होगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा R1 क्यूब। R1 क्यूब मतलब क्या 6 क्यूब प्लस R2 क्यूब मतलब क्या 8 क्यूब प्लस R3 क्यूब मतलब क्या 10 क्यूब इक्वल्स टू यहाँ पे कैपिटल R क्यूब बचेगा। 6 का क्यूब कितना होता है 6 × 6 × 6 216। 8 का क्यूब कितना होता है 8 × 8 × 8 512। 10 का क्यूब कितना होता है 1000 इक्वल टू R क्यूब। इन तीनों को यहाँ पे ऐड करना है ना, तो 1000 512 216 ऐड करोगे तो 6 + 2 8 बन जाएगा, 1 + 1 2 बन जाएगा, 7 बन जाएगा, 1 बन जाएगा, 1728 हो जाएगा तीनों का एडिशन। 1728 इक्वल टू कैपिटल R क्यूब। कैपिटल R इधर आया तो यहाँ पे क्या निकलेगा क्यूब रूट ऑफ 1728 इक्वल टू कैपिटल R। 1728 का क्यूब रूट कितना होता है 12 होता है, राइट। अगर निकालने नहीं आता है तो 1728 के प्राइम फैक्टर्स निकालो। किस तरीके से प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे 2 8 × 16 6 × 12 4 × 8 2 4 3 2 2 2 1 6 2 0 8 2 5 4 2 2 7 3 9 3 3 3 1 इस तरीके से निकल जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे मुझे क्या चाहिए क्यूब रूट चाहिए। क्या चाहिए क्यूब रूट चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कैपिटल R इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ 1728 था। 1728 किस में कन्वर्ट हो गया 3 2 3 2 3 3, तो 2 क्यूब इंटू 2 क्यूब इंटू 3 क्यूब। तो जब भी यहाँ पे क्यूब रूट होता है तो 3 2 का ये 3 2 का एक ही 2 बाहर आएगा, ये 3 2 का एक ही 2 बाहर आएगा, ये 3 3 का एक ही 3 बाहर आ जाएगा। तो रेडियस कितना मिला 2 × 4 4 3 12 सेंटीमीटर। तो ये सब भी बहुत ही ईजी था, जहाँ पे 3 अलग अलग स्फीयर्स को मेल्ट करके एक बड़ा स्फीयर बनाया गया था। तो दोनों का वॉल्यूम एक करके सिंपल तरीके से यहाँ पे सॉल्व कर दिया। पॉज करके दोनों क्वेश्चंस नोट कर लीजिए। तो बढ़ते हैं थर्ड एक्सरसाइज के थर्ड क्वेश्चन पे। पढ़ लेते हैं एक बार क्वेश्चन क्या कहता है। अ 20 मीटर डीप वेल with diameter 7 meter is dug and the earth from digging is evenly spread out to form a platform 22 meter by 14 meter. Find the height of the platform. तो ये लोग कह रहे हैं कि एक वेल डिग कर रहे हैं और उसके बाद वहाँ से जो अर्थ बाहर आया, अर्थ मतलब जो मिट्टी बाहर आई वहाँ से, है ना, जो मिट्टी वहाँ से बाहर आई उस मिट्टी का प्लेटफॉर्म बनाया गया है और हमें पूछा गया कि फाइंड द हाइट ऑफ प्लेटफॉर्म। अब एक चीज़ समझ लो, अगर वेल को डिग करेंगे, है ना, तो उसमें से मिट्टी बाहर आएगी। कितनी मिट्टी बाहर आएगी जितना कि वेल का वॉल्यूम होगा उतनी ही मिट्टी बाहर आएगी, है ना। और उसी मिट्टी का जो मिट्टी बाहर आई है उसी मिट्टी का प्लेटफॉर्म बनाया गया है, उसी मिट्टी का प्लेटफॉर्म बनाया गया है। मतलब जो वॉल्यूम वेल से बाहर आया उसी वॉल्यूम का प्लेटफॉर्म बनाया गया है। मतलब यहाँ से ये साफ साफ हम लोग समझ सकते हैं कि जो वेल का वॉल्यूम होगा वही उस प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम होगा, क्योंकि वेल से जो मटेरियल बाहर आया, जितने वॉल्यूम का मटेरियल वेल से बाहर आया डिग करने के बाद उसी मटेरियल का प्लेटफॉर्म बनाया है। तो दोनों केसेस में मटेरियल सेम है, उतना ही है, तो वॉल्यूम दोनों केसेस में क्या होगा सेम होगा। ये भी सम बहुत ही आसान है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। याद रखो कि एक चीज़ को वेल को डिग वगैरह करके जो अर्थ बाहर आया उसी अर्थ का प्लेटफॉर्म बनाया गया है। तो ऐसे केस में भी हम लोग वॉल्यूम सेम कंसीडर करेंगे, क्योंकि जो वॉल्यूम बाहर आया था वेल से उसी वॉल्यूम का प्लेटफॉर्म यहाँ पे बनाया है ना। तो हम लोग यहाँ पे भी पिछले सम की तरह ही करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ सॉल्यूशन में फॉर वेल कौन से शेप में होता है, सिलेंडर में होता है ना। और 20 मीटर डीप बोला है। 20 मीटर डीप मतलब उसका जो हाइट है
वो 20 मीटर है, डायमीटर 7 बोला है। अगर डायमीटर 7 है तो रेडियस क्या होगा, 7/2 मीटर होगा। उसके बाद बोला है फॉर प्लेटफॉर्म, है ना। प्लेटफॉर्म कौन से शेप का होगा, क्यूबॉइड शेप का प्लेटफॉर्म होगा, जिसका लेंथ और ब्रेथ दिया है हमें। लेंथ कितना दिया है 22 मीटर, ब्रेथ कितना दिया है 14 मीटर, है ना। हाइट हमको ढूंढने के लिए कहा है, क्वेश्चन मार्क है। समझो ये सिलेंड्रिकल वेल इन लोगों ने बनाया है। इस वेल से जो भी मिट्टी बाहर आया, जितने भी वॉल्यूम का मिट्टी बाहर आया, उसका इन लोगों ने साइड में यहाँ पे क्यूबॉइडल शेप का प्लेटफॉर्म बनाया है, जिसका मुझे लेंथ और ब्रेथ मालूम है, हाइट ढूंढना है ना। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ वॉल्यूम ऑफ वेल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म। मैंने क्या कहा था, वेल सिलेंड्रिकल शेप का होगा तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फॉर्मूला है πr²h, और वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म का फॉर्मूला होगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, यहाँ पे दोनों तरफ हाइट का नोटेशन सेम नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं इसके हाइट को कैपिटल एच बोलता हूँ, उस वेल के हाइट को। तो πr² कैपिटल एच, है ना। पाई का वैल्यू क्या होगा 22/7 होगा। स्मॉल r² मतलब क्या होगा, r² है इसलिए 7/2 दो बार लिखेंगे। कैपिटल एच कितना है 20 है ना। यहाँ पे लेंथ कितना दिया है 22, ब्रेथ कितना दिया है 14, और हाइट मुझे ढूंढना है। यहाँ पे 1 7 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, 2 1 2 10 हो जाएगा, है ना। 2 1 2 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा 22 × 7 × 5 इक्वल टू 22 × 14 × h। अगर हाइट ढूंढना है तो इन दोनों को दूसरे तरफ शिफ्ट कर दो। दूसरी तरफ शिफ्ट करते समय 22 और 14 नीचे चले जाएंगे, तो हाइट क्या मिलेगा, यहाँ पे क्या था 22 × 7 × 5, 22 × 7 × 5, उनके नीचे क्या आ जाएगा 22 और 14 नीचे चला जाएगा, 22 और 14 नीचे चला जाएगा। तो ये 22 कैंसिल हो जाएगा, 7 1 7 2 जा कैंसिल हो जाएगा। तो हाइट क्या मिलेगा 5/2। 5/2 कितना होता है 2.5 मीटर्स। तो ये हाइट आ गया। ये सब में बहुत ही आसान था। इन लोगों ने बोला था वेल को डिग करने से जो भी मिट्टी बाहर निकलेगी उसी का प्लेटफॉर्म बनेगा, क्योंकि उतनी ही मिट्टी का प्लेटफॉर्म बनेगा जितना वेल से बाहर निकला था। तो दोनों केसेस में वॉल्यूम एक हो जाएगा। पॉज करके नोट कर लीजिए। आइए तो फोर्थ क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिया गया है। अ वेल ऑफ डायमीटर 3 मीटर डग 14 मीटर डीप। एक वेल है जिसका डायमीटर 3 मीटर है, 14 मीटर डीप है, मतलब हाइट उसका 14 है। द अर्थ टेकन आउट ऑफ इट हैज़ बीन स्प्रेड इवनली ऑल अराउंड इट in the shape of circular ring of width 4 meter to form an embankment. Find the height of embankment. ठीक है, अभी एम्बैंकमेंट मतलब क्या, शायद तुम लोगों को ये चीज़ इमेजिन करनी पड़ेगी। हम सभी लोगों ने वेल देखा है ना, है ना। वेल देखा है तो वेल के बाउंड्री पे एक कंक्रीट का, सीमेंट का या चाहे मट्टी का एक सर्कुलर रिंग बना होता है ना, जिस पे हम लोग बकेट वगैरह रखते हैं। उस रिंग को एम्बैंकमेंट कहते हैं, उस रिंग को एम्बैंकमेंट कहा जाता है। तुम लोगों ने नोटिस किया होगा ना, वेल के सराउंडिंग में ऐसे एक सीमेंट का बना होता है, सीमेंट का चाहे मट्टी का चाहे स्टोन्स का, है ना, एक सर्कुलर रिंग बना होता है, उसे एम्बैंकमेंट कहते हैं। तो अब ये क्या कह रहे हैं, अ वेल ऑफ डायमीटर 3 मीटर डग 14 मीटर डीप। वेल का जो डायामीटर है वो 3 मीटर है, जो कि 14 मीटर डीप है। 14 मीटर डीप मतलब उसका जो हाइट होगा वो 14 मीटर होगा। उसका जो हाइट होगा, ये कंप्लीट हाइट 14 मीटर है।
और उसका डायामीटर 3 है। अगर डायामीटर 3 है तो रेडियस उसका हाफ होगा, 3/2 मीटर हाफ हो जाएगा। और ये जो हाइट है उसका अंदर तक वो है 14 मीटर डीप, है ना। ये जो कंप्लीट हाइट है वो है 14 मीटर डीप। सपोज ये ग्राउंड है, इमेजिन करो ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड के अंदर तक वेल तो नीचे तक जाता है ना, ठीक है। तो ग्राउंड के ऊपर इतना पोर्शन वेल का विजिबल है, बाकी तो अंदर चला गया है। अब इन लोगों ने कहा है अर्थ टेकन आउट फ्रॉम दिस, वेल जब डिग करेंगे तो उसमें से अर्थ बाहर निकलेगा, मतलब मिट्टी वगैरह बाहर निकलेगी। हैज़ बीन स्प्रेड इवनली ऑल अराउंड इट इन शेप ऑफ सर्कुलर रिंग ऑफ विड्थ 4 मीटर टू फॉर्म एन एम्बैंकमेंट। तो यहाँ पे इन लोगों ने क्या किया है, जो इससे अर्थ बाहर निकला है, जो इससे अर्थ बाहर निकला है उसको वेल के सराउंडिंग में एक रिंग स्ट्रक्चर में फिक्स किया गया है ना। जिसका जो विड्थ है, ये जो विड्थ है दोनों तरफ से, ये विड्थ को वो लोग कह रहे हैं 4 मीटर है, और उसका एम्बैंकमेंट बना है ऐसे नीचे तक, ठीक है। इसका एम्बैंकमेंट बना है, इसका एम्बैंकमेंट बना है नीचे तक, ठीक है। तो ये इस तरीके से दिखेगा कि इतना जो ये वेल है, वेल के बाजू में जो मैंने बोला, इमेजिन करो वो सीमेंट कंक्रीट का वगैरह बना होता है रिंग, है ना, उसको एम्बैंकमेंट कहा जाता है। हमें इस एम्बैंकमेंट का हाइट पूछा गया है ना, हमें इस एम्बैंकमेंट का हाइट यहाँ पे पूछा गया है। तो ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं है यहाँ पे। एक चीज़ समझ लो कि ये एम्बैंकमेंट, ये जो एम्बैंकमेंट बना है वो किससे बना है, ये बना है उसी मट्टी से जो वेल से बाहर निकली है ना। वेल अगर डिग करेंगे तो उससे कितनी मट्टी बाहर आएगी, जितना कि वेल का वॉल्यूम होगा, और उसी मट्टी से ये एम्बैंकमेंट बना है। मतलब जो वेल से मट्टी बाहर आई है, जितने वॉल्यूम की मट्टी बाहर आई है उतने ही मट्टी का ये बना है। मतलब इसमें जो मट्टी यूज हुई वो किसके वॉल्यूम के बराबर होगी, वेल के वॉल्यूम के बराबर होगी, क्योंकि वेल के वॉल्यूम के बराबर मट्टी बाहर आई और वही मट्टी का यहाँ पे एम्बैंकमेंट बन गया है ना। तो जो मट्टी है जितनी वेल से बाहर आई उतनी यहाँ पे यूज हुई, मतलब जितना वेल का वॉल्यूम होगा उतना ही एम्बैंकमेंट का वॉल्यूम होगा। अब सबसे बड़ा यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होता है कि एम्बैंकमेंट का वॉल्यूम कैसे ढूंढे, है ना। एम्बैंकमेंट तो इतना ही है, इतना ही है, ये बीच में तो वेल है, एम्बैंकमेंट कितना है, बस यही पोर्शन में है एम्बैंकमेंट, है ना, इतना है एम्बैंकमेंट, और ये उसका हाइट है जो कि हमें ढूंढना है। तो इसका वॉल्यूम कैसे ढूंढे, इसका वॉल्यूम ढूंढने के लिए अगर ध्यान से देखोगे तो एम्बैंकमेंट भी एक सर्कल है। मैं यहाँ पे बनाने की कोशिश करता हूँ, छोटा सा एम्बैंकमेंट बनाते हैं यहाँ पे। हाँ बिल्कुल सही है, ऐसा दिखेगा एम्बैंकमेंट, ठीक है। इसको थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं ताकि सबको ढंग से नज़र आए, ठीक है। ये जो इतना पोर्शन है मैं यहाँ पे बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो ये जो बाहर वाला है पोर्शन, ये एम्बैंकमेंट का पोर्शन है, बाहर वाला है ना, ये बीच में तो उसके वेल है, तो बाहर वाले पोर्शन को एम्बैंकमेंट कहा गया। तो उसका वॉल्यूम कैसे ढूंढेंगे, सपोज ये उसका हाइट है h, ये क्या है उसका हाइट है जो कि मुझे ढूंढना है ना। तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ये जो अगर इसी को ध्यान में रखें हम लोग, ये जो बाहर वाला सिलेंडर दिख रहा है उस सिलेंडर के वॉल्यूम में से ये अंदर वाले सिलेंडर को माइनस कर दूंगा तो बचेगा सिर्फ ये वाले पोर्शन का वॉल्यूम। फिर से समझो, अगर मैं इस पूरे बड़े बाहर वाले सिलेंडर का, बाहर वाले सिलेंडर के रेडियस को कैपिटल R बोलते हैं, अंदर वाले सिलेंडर के रेडियस को स्मॉल r बोलते हैं, ठीक है। अगर बाहर वाले सिलेंडर का मैं वॉल्यूम निकालूं मतलब ये पूरे का वॉल्यूम आ जाएगा, है ना। बाहर वाले सिलेंडर का वॉल्यूम निकालेंगे मतलब ये पूरे का वॉल्यूम आ जाएगा, और उसमें से अगर ये अंदर वाला सिलेंडर का वॉल्यूम में माइनस कर दूं तो बचेगा सिर्फ इतना ही पोर्शन का वॉल्यूम, है ना,
जो कि मुझे एम्बैंकमेंट बोला गया है उसी का वॉल्यूम बचेगा। तो एम्बैंकमेंट का वॉल्यूम निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बड़े सिलेंडर में से छोटे सिलेंडर को माइनस करेंगे। तो बड़े सिलेंडर का वॉल्यूम जो है, ठीक है, वॉल्यूम कैसे निकलेगा एम्बैंकमेंट का, बड़े सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा, पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच होगा। बड़े सिलेंडर का रेडियस कैपिटल आर है और हाइट तो दोनों के लिए एच ही होगी। उसमें से छोटे सिलेंडर को माइनस करेंगे, छोटे सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा, पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच, क्योंकि उसका रेडियस स्मॉल आर है। पाई एच कॉमन है, अगर मैं यहाँ से पाई एच कॉमन निकालूंगा तो क्या बनेगा, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। तो ये है वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट। इस फॉर्मूला को कहीं पे तो लिख के याद कर लो। वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट इस तरीके से आता है, क्या है फॉर्मूला, पाई एच कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ये एम्बैंकमेंट का वॉल्यूम का फॉर्मूला है, इसको कहीं पे तो लिख के ढंग से याद कर लीजिए, ठीक है। तो अब हम लोग सोल्यूशन शुरू करते हैं। मैंने क्या कहा था, इससे जो मिट्टी बाहर आई है उसी मिट्टी का एम्बैंकमेंट बना है, मतलब सिलेंडर का वॉल्यूम और एम्बैंकमेंट का वॉल्यूम एक होना चाहिए। यहाँ पे मैं सबसे पहले गिवन लिख देता हूँ, मैं लिखता हूँ फॉर सिलेंडर का मुझको रेडियस जो है, ये सिलेंडर का रेडियस है, इसको स्मॉल आर बोलेंगे। सिलेंडर का रेडियस है 3/2 मीटर, तो सिलेंडर का रेडियस जो होगा स्मॉल आर, उसको 3/2 मीटर लिखते हैं। सिलेंडर का हाइट जो है वो है 14 मीटर्स डीप, क्वेश्चन में दिया गया है ना। तो हाइट जो होगा वो होगा 14 मीटर्स। मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर एम्बैंकमेंट, है ना। अभी मेरे को एक चीज़ समझाओ, ये छोटे सिलेंडर मतलब ये जो छोटा सर्कल है उसका जो रेडियस है, मतलब सिलेंडर का रेडियस जिसको स्मॉल आर बोला है, वो है 3/2, है ना। वो कितना है 3/2। तो कैपिटल आर मेरा कितना मिलेगा, ये 3/2 में ये जो विड्थ उन लोगों ने दिया है 4 मीटर का, वो ऐड करेंगे तो बाहर तक का रेडियस मिल जाएगा। इतना वाला रेडियस तो 3/2 है ही, उसमें अगर मैं ये विड्थ ऐड करता हूँ 4 मीटर का, तो बाहर वाला रेडियस जो बड़ा वाला रेडियस है वो मिल जाएगा 3/2 प्लस विड्थ 4, राइट। तो 3/2 प्लस 4 करेंगे, इसको एलसीएम से निकालोगे तो कितना होगा, 3 1 ज़ा 3, 2 4 ज़ा 8/2, है ना। तो ये 11/2 मीटर हो जाएगा। इसका तो हाइट हमको चाहिए, अगर इसका हाइट हम लोगों को चाहिए तो मैं यहाँ पे ना थोड़े से नोटेशंस, इसको H1 बोलता हूँ, इसको H2 बोलता हूँ, ताकि कन्फ्यूजन ना हो आगे चल के। मुझे इसका हाइट चाहिए यहाँ पे, है ना। मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, वॉल्यूम ऑफ वेल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट, है ना। वो क्योंकि ये दोनों इक्वल क्यों होंगे, क्योंकि यहाँ पे से वेल डिग करने पे जो मिट्टी बाहर आई है उसी मिट्टी का एम्बैंकमेंट बना है। तो जितना वॉल्यूम बाहर आया उतनी वॉल्यूम का एम्बैंकमेंट बना है, तो इसलिए दोनों का वॉल्यूम इक्वल हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ वेल कौन से शेप में है, सिलेंड्रिकल शेप में है ना वेल, है ना। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच, इसके हाइट को H1 बोला है ना। वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट का फॉर्मूला कैसे ढूंढा, कैसे, मैंने ये ऑलरेडी यहाँ पे बताया है, तो आप लोग डायरेक्टली फॉर्मूला लर्न कर सकते हो। क्या है फॉर्मूला, पाई एच कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई एच, इसके हाइट को H2 बोला है, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ये पाई दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा स्मॉल आर स्क्वायर। स्मॉल आर कितना है, स्मॉल आर कितना है, वॉल्यूम ऑफ वेल का फॉर्मूला क्या था, पाई आर स्क्वायर H1, राइट। पाई आर स्क्वायर H होता है, लेकिन हाइट को H1 बोला है, और यहाँ पे स्मॉल आर इस्तेमाल हुआ है क्योंकि वेल में स्मॉल आर डिनोट किया हमने, तो वो 3/2 है। तो स्मॉल आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3/2 का स्क्वायर, मतलब 3/2 को 2 बार लिखा, इनटू क्या है H1, हाइट 1 कितना है 14 है, 14 इक्वल्स टू ये तरफ क्या बचा H2, जो कि हमको ढूंढना है। ब्रैकेट में कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, कैपिटल आर मतलब 11/2 और स्मॉल आर मतलब 3/2। तो हाइट 2 तो मुझको ढूंढना है, ब्रैकेट में क्या है कैपिटल आर स्क्वायर मतलब 11/2 का स्क्वायर माइनस 3/2 का यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, है ना। ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर हम लोग कैंसिल करें तो हमें नज़र आएगा
या फिर इसको हाल फिलहाल ऐसे ही रखते हैं, कुछ नहीं करते हैं, बाद में एक साथ सिंप्लीफाई कर देंगे। ये हाइट 2 ऐसे ही रखता हूँ, 11 का स्क्वायर 121, नीचे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, -3 का स्क्वायर 9, नीचे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो ये 3/2 इंटू 3/2 इंटू 14 इक्वल्स टू H2। तो 121 - 9, नीचे तो कॉमन में 4 आ चुका है ना दोनों के, 121 - 9 करोगे तो कितना मिलेगा? कितना मिल जाएगा? 112 मिल जाएगा, है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 3/2 इंटू 3/2 इंटू 14, इस 4 को यहाँ पे ऊपर शिफ्ट करेंगे और इस 112 को यहाँ पे नीचे शिफ्ट करेंगे, तो यहाँ पे H2 बच जाएगा जो कि मुझे चाहिए था। अब यहाँ पे कैंसिलेशन कर सकते हैं, 2 1 2 2 2 1 2 2 कैंसिल हो जाएगा, राइट, ऐसा हो जाएगा। अब इन दोनों को भी हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, 7 के टेबल से भी कर सकते हैं डायरेक्टली, 14 के टेबल से भी कर सकते हैं। 7 2 14, 7 1 7, यहाँ पे 4 कैरी हो जाएगा, है ना। तो 7 6 42 हो जाएगा, 2 1 2 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे ऊपर क्या बचेगा, 3 3 9, नीचे बचेगा 8 इक्वल टू हाइट 2। अब 9/8 को डिवाइड करो, ऊपर 9 है अंदर जाएगा, नीचे 8 है बाहर आएगा, 8 1 8, सॉरी यहाँ पे 8 1 8 1 बचेगा, आगे कुछ भी नहीं, 0 लगाएंगे तो ऊपर पॉइंट आ जाएगा, 8 1 8 2 बचेगा, 0 लगाएंगे, 8 2 16, 4 बचेगा, 0 लगाएंगे, 5 40। तो कंप्लीट डिवीजन हो गया। तो हाइट 2 कितना आया, 1.125 मीटर्स। तो ये जो एम्बैंकमेंट का हाइट आया वो है 1.125 मीटर्स। आई होप सबको समझा होगा। यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वेल और वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट सेम लिया है, क्योंकि वेल से जो वॉल्यूम बाहर निकला था उसी वॉल्यूम का हमने एम्बैंकमेंट बनाया हुआ है। और एम्बैंकमेंट के वॉल्यूम का फॉर्मूला किस तरीके से तैयार किया मैंने बताया। एम्बैंकमेंट मतलब क्या, जो वेल के सराउंडिंग रिंग शेप में एक कट्टे की तरह होता है, बोल सकते हैं कट्टा बोल सकते हैं उसको, है ना, तो उसको एम्बैंकमेंट बोला जाता है। तो आई होप सबको समझा होगा ये क्वेश्चन, पॉज करके नोट कर लीजिए।